बार बार पूछे गए प्रश्न। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ज्योग्राफी के, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है, यानी रिपीट करके। अगर कोई क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है तो हो सकता है वो 2011 में रिपीट कर गया। तो इस तरीके से रिपीटेड अभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप पूरा गेस पेपर या फिर पूरा एनसीईआरटी पढ़िए। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाले प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है यही प्रश्न 3 नंबर में भी पूछ दे, हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ दे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हो, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो यानी ये कोई ना कोई सत्र में पूछा गया है और रिपीट करके। अगर ये 2010 का क्वेश्चन है तो ये 2018 में भी पूछा गया। अगर ये 2009 का क्वेश्चन है तो ये 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 2 साल 3 साल रिपीट वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आज के वीडियो में वही क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? तृतीयक व्यवसाय होता क्या है? जिसे काम करने का जो सेक्टर है, ठीक है, क्षेत्र है, वो कई क्षेत्र में बांटा गया है। टोटल 4 क्षेत्र में बांटा गया है, इनमें से ये तृतीयक व्यवसाय वाला क्षेत्र है। इसे समझते हैं डिटेल से। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूंगा परिभाषा, फिर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ताकि जो टफ लैंग्वेज है यहाँ पर परिभाषा वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका तृतीयक व्यवसाय को सेवा उद्योग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत संचार, परिवहन, बैंकिंग, भंडार और वाणिज्य आते हैं। इस क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता तथा अधिक आय होती है और यह प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में लगे लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायता भी करती है। तो तृतीयक व्यवसाय में होता क्या है कि ये सेवा उद्योग इसे कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह में जो भी कामकाज होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अंतर्गत में संचार, परिवहन, बैंकिंग, भंडार और वाणिज्य, ठीक है, यानी व्यापार करने वाले, सेवा वाले क्षेत्र में ये सारे कैटेगरी के आते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है, श्रम की उत्पादकता तथा आय भी अधिक होती है। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है तृतीयक व्यवसाय। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती में तुलना। ये देखिए यहाँ पर ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये जरूर पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इस प्रश्न को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रामीण बस्तियाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। तो यहाँ पर ऊपर में लिखना चाहिए था ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। तो क्या है विशेषताएं कि जो ग्रामीण बस्तियां है, इन बस्तियों के आधार जो होते हैं, ठीक है, आधार मतलब जो जमीन भूभाग होता है, वो मैदानी, पठारी, तटीय या वनीय मतलब जंगल झाड़, या फिर मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान जैसे जगहों पर होते हैं। ये आपको पता है। गांव घर कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर एकदम मैदानी क्षेत्र होता है। पठारी क्षेत्र मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे नहीं। तटीय मतलब समुद्र के किनारे या फिर बड़े बड़े झील के किनारे। वनीय मतलब जंगल, ठीक है। मरुस्थल मतलब वही रेगिस्तान। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, बस्तियाँ जो होती है वो ग्रामीण बस्तियाँ होती है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या विशेषता है ग्रामीण बस्तियों की। इन बस्तियों में लोगों के जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। प्राथमिक गतिविधियाँ कहने का मतलब जो पहला सेक्टर होता है काम करने का, उसमें क्या होता है कि जो किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वही सेक्टर के लोग गांव के बस्तियों में अधिक क्या करते हैं, वहीं पर बसते हैं। वो प्राथमिक गतिविधियों पर ही आधारित होते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, किसान वाला काम करते हैं, ठीक है, पशुपालन करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ का जो आकार है, ठीक है, किस प्रकार से, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये रेखीय होती है, आयताकार होती है, वृत्ताकार होती है, तारे के आकार होती है और टी आकार की, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और चौकपट्टी तथा दोहरे ग्राम वाला आकार भी लिए होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं नगरीय बस्तियों के बारे में कुछ विशेषता। जैसे कि यहाँ पर नगरीय जो विशेषता होती है नगरीय बस्तियों की, पहला विशेषता है कि अधिकतर कस्बे और नगर बड़े गांव के विस्तृत रूप है। मतलब जो भी कस्बा है और नगर है वो कहीं ना कहीं पहले गांव था, अब वो बड़ा हो गया, वो गांव में विकास हो गया, तो वो क्या बन गए, कस्बे और नगर। तो ये पहली विशेषता होती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए अपनी आदतों और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण हैं और जो उनके सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, मकानों की बनावट और अन्य पक्षों में स्पष्ट दिखाई देते हैं।
मतलब अपनी आदतों में और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण हैं, ठीक है। अधिक ग्रामीण नहीं है, कहने का मतलब है वो ग्रामीण से क्या होते हैं, अलग व्यवहार के लोग रहते हैं शहरी में, ठीक है। जो उनके सामाजिक और आर्थिक और दृष्टिकोण, मकानों की जो बनावट होती है वो भी ग्रामीण में रहने वाले लोगों के मकान से अलग होते हैं। हर एक तरह से अपने अपने पक्ष और स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देता है कि गाँव में लोग रहने वाले मकान, उसकी आदतें, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब लोग गरीब होते हैं गाँव में जबकि अमीर होते हैं शहरों में। दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया कैसा होता है, गांव के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जबकि शहर के लोग क्या होते हैं, उतने रिस्पेक्ट आपको नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या आपका, अधिकतर नगरों में अनेक मलिन बस्तियां हैं, ये प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के परिणाम है। कहने का मतलब है जो शहरी बस्तियां वहाँ पर क्या है, प्रवास करके अधिकतर आते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में हर एक तरह की सुविधा है, वहाँ पर रोज़गार मिल जाती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मलिन बस्तियां कहने का मतलब है वहाँ पर बहुत सारे किराएदार वाले घर होते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर जनसंख्या हो जाती है तो जैसे तैसे घर भी बनाकर रहते हैं शहरों में। तो इसका मेन रीज़न है प्रवास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन, प्रवास प्रवाह क्या है? तो प्रवास प्रवाह क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। जनसंख्या का वह भाग जब प्राकृतिक या आपदा, मतलब प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़ कुछ जैसे आ जाता है तो उसके बाद रोजगार या सरकारी नीतियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान या क्षेत्र या फिर नगर या फिर देश में जाकर अस्थायी रूप से बस जाते हैं तो उसे प्रवास प्रवाह कहा जाता है। मतलब अगर बिहार में बाढ़ आ गया तो बिहार के लोग क्या करते हैं, वो झारखंड में आकर बस जाते हैं। प्राकृतिक आपदा आ जाती है ना, तो इस कारण से वो क्या करते हैं, झारखंड में आके बस जाते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर वो रोज़गार उन्हें मिल जाती है। तो उसके बाद जो बस जाते हैं उसी को ही उसे क्या कहा जाता है, प्रवास प्रवाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 में भी पूछा गया है और ये हो सकता है 2009 या फिर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर मार्ग का वर्णन करें। आंसर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, यह नहर मार्ग जो है, यानी इस नहर का जो मार्ग है, रास्ता है, वो प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर और चौड़ाई 90 से 105 किलोमीटर तक की है और गहराई 12 से 24 मीटर तक की है। इस नहर के निर्माण से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसे ही पनामा नहर मार्ग बोला गया, ठीक है। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ये 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या आपका, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। सॉरी ये नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं जब यहाँ पर प्रश्न आ गया है। तो भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, कृषि के 13 प्रदेशों में से एक प्रमुख प्रदेश है। इसकी जलवायु शीतोष्ण रहती है और इस कृषि प्रदेश की प्रमुख उपज गेहूं, चावल, जौ, तिल, मटर, अंजीर, जैतून, खंजूर, लहसुन, बादाम आदि है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2013 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एकाकी बस्तियों का वर्णन करें। एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। भौतिक रूप से ये बस्तियां एक दूसरे से अलग इकाई के रूप में होती है। गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में ये प्रायः पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया जस्ट, तो दोनों सेम है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और यही क्वेश्चन 2009 या 10 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, स्वर्ण चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह व्यापार पर क्या प्रभाव डालता है। तो आंसर देख लेते हैं। देश के 4 महानगरों कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 5846 किलोमीटर लंबी और 4/6 लेन वाले राष्ट्रीय मार्ग को स्वर्ण चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। ये रट्टा मारना होगा, ये याद करना होगा, ठीक है। सिंपल है, बस थोड़ा सा याद करना होगा। आगे क्या है, 4 महानगरों को जोड़ने के कारण इस राष्ट्रीय महामार्ग को स्वर्ण चतुष्कोण भी कहते हैं, ठीक है। इसके निर्माण से इन महानगरों के बीच की दूरी में कमी के साथ यातायात व्यय भी कम हुआ है। मतलब क्या हुआ, रास्ता और फासला जब कम होता है तो खर्च भी कम हुई है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ
मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। एक वीवीआई क्वेश्चन होता है, लेकिन ये आपका मोस्ट वीवीआई है, प्लस ये सारे रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। तो रिपीट किए हुए क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो वीडियो को स्किप कर कर इधर उधर भटकिए मत। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। चलिए जानते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। ये समकालीन समाज के लिए आवश्यक होती है। अधात्विक खनिजों में कई प्रकार के खनिज सम्मिलित है। अब अधात्विक खनिज में किस प्रकार के खनिज सम्मिलित है, जैसे कि नमक, गंधक, कोयला एवं पेट्रोलियम। अधिकांश खनिज अजैव संसाधन से होते हैं। अजैव संसाधन अब किसे कहते हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम या खनिज तेल जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोयला और पेट्रोलियम या खनिज है ये सारे क्या कहलाते हैं, और तेल भी, ये सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति पौधों यानी जीवित वाले चीज़, उसी को ना जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन जो अजीवित वाले चीज़ से बने हैं। तो जीवित वाले चीज़ पौधे एवं पशुओं के जीवाश्म से होते हैं। अब ये जीवाश्म क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि पौधे और पशुओं और जानवर किसी आपदा के कारण क्या हुए थे, कई लाख हजार साल पहले जमीन के अंदर दबे रहने के कारण उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, वो एक जीवाश्म में बदल जाता है। उसी को ही जीवाश्म बोला गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है पौधों एवं पशुओं के जीवाश्म होते हैं ये खनिज तेल और पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। चूँकि इनका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। इनका प्रयोग किस चीज़ में होता है, ईंधन के रूप में होता है। ईंधन मतलब हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, इसीलिए उसे ईंधन बोलते हैं। जलाते हैं और उसमें खाना बनाते हैं, या फिर उसका उपयोग गाड़ी वगैरह इस चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसे ईंधन बोला गया है। इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन या फिर खनिज ईंधन भी कहा जाता है। तो ये थे यहाँ पर इसके आंसर जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखे एवं उनके उत्पादन एवं वितरण का उल्लेख करें। देखिए ये किसी भी साल में रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगा इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में इस बार पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाए जाने वाले अनाज कौन है, 2। एक तो है भाई गेहूँ और दूसरा चावल। यानी गेहूं को आटा के रूप में हम लोग खाते हैं, मतलब रोटी बना के, और चावल हम लोग भात के रूप में खाते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, इसके उत्पादन के बारे में और इसके वितरण के बारे में। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश है, ठीक है। यहाँ चावल एवं गेहूं 2 प्रमुख खाद्य फसलें उपजाई जाती है। यानी चावल और गेहूं 2 एकदम प्रमुख फसल है भारत के लिए। चावल के बारे में जानते हैं, चावल भारत की प्रमुख फसल है। देश के लगभग सभी भागों में इसे खाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र फसल है, यानी इसे मानसूनी वाले मौसम में इसको लगाया जाता है इस फसल को। चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पंजाब मुख्य है, ठीक है। इस जगह पर इसकी खेती प्रचुर मात्रा में होती है। अब गेहूँ के बारे में देखते हैं, गेहूँ क्या है। तो भारत में विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक इसके प्रमुख उत्पादक कौन है, राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं उपजाया जाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। और 13 नंबर देखिए कितना बार रिपीट किया हुआ, ये 3 साल, 13 में भी, 16 में भी, और जिस साल का ये क्वेश्चन बैंक है उस साल में भी। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को, संसार में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, इस बार के एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि संसार में जो मनुष्य है उसके जो प्रमुख क्रियाकलाप है, खास करके जो काम है जिससे वो लोग जीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसको कितने क्रियाकलाप में बांटा गया है, कितने क्षेत्र में बांटा गया है, उसको क्या करना है यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मानव क्रियाकलापों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप आते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे पशुपालन है, आपका ये धान हो गया, फसलें हो गई, है ना, जो किसान खेती करते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से ना उत्पन्न होता है वो संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो उस संसाधन का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो भी मनुष्य की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये पहले सेक्टर में होता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से होता है। डायरेक्ट संबंध किससे होता है, प्राकृतिक वातावरण से। वनों से खाद्य संग्रह, आखेटक, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भूभाग में खेती बाड़ी करना, कृषि कार्य करना, ठीक है। तो पहला सेक्टर समझ में आ गया क्या था।
अब दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं कि आपका द्वितीयक क्रियाकलाप, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग ना कर उन्हें परिवर्तित कर उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे अगर पहले क्रियाकलाप में, प्राथमिक क्रियाकलाप में अगर कोई किसान बांस की खेती कर रहा है, ठीक है, वो क्या किया। अब द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई इंसान है, वो क्या किया, जो पहले क्रियाकलाप में जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उसका तो उपयोग डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इससे ये सामान खरीदा बांस और यहाँ पर इसका फैक्ट्री में कागज़ बना दिया, फैक्ट्री उद्योग में, और फिर उस कागज़ का उपयोग कर रहा है। तो डायरेक्ट ना करके उसको रूपांतरित करके, बदल करके, उसका कुछ मैन्युफैक्चर करके उपयोग करता है, तो उसे द्वितीयक क्रियाकलाप में डाला जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग ना करके उन्हें परिवर्तित कर यानी बदल करके उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, संसाधन विकास, निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन शामिल है। तृतीयक क्रियाकलाप में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग काम करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलाप में लगे लोगों की जो काम कर रहे हैं, ठीक है, पहला और दूसरे क्रियाकलाप में, उसमें क्या होता है, लगे लोगों की जो कार्य कुशलता होती है, काम करने का जो हुनर होता है, ठीक है, उसको बढ़ाने वाले सेवाकार आते हैं। ठीक है, जैसे खुदरा एवं थोक व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी कार्य आदि। जैसे कि मान के चलिए, पहला क्षेत्र जैसे क्या होता है कि ये बांस की खेती किया। अब ये बांस की खेती करके क्या करेगा, इसको द्वितीय क्रियाकलाप वाले क्षेत्र में भेजेगा, तो भेजने के लिए परिवहन चाहिए, है ना। अब ये द्वितीय क्रियाकलाप वाले क्षेत्र वाले क्या करेंगे, इस बांस का कॉपी बनाएंगे, पन्ना बनाएंगे, कागज़ बनाएंगे, इसको भी क्या करना है, परिवहन चाहिए। और परिवहन करके क्या करना है, इसको थोक व्यवसाय भी करना है। थोक व्यवसाय मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको बेचना है। तो ये सारे चीज़ कौन कार्य करते हैं, तीसरे क्रियाकलाप वाले लोग। ठीक है, तो डिटेल से समझिए, तभी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट चतुर्थ क्रियाकलाप, ये क्या है, इसमें ज्ञान एवं कुशलता पर आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं, जैसे सूचना एवं संचार के विकास से लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा कार्यकुशलता बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह, ये जितने भी बड़े बड़े पद में रहते हैं ना, वो सारे इसी सेक्टर में आते हैं। तो ये मैंने आपको टोटल 4 क्रियाकलाप बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 13 में भी और 15 में भी रिपीट किया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। अब ये पाइपलाइन परिवहन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो पाइपलाइनें होती है वो सामान के परिवहन के अतिरिक्त अति नवीन संसाधन है या साधन है। आखिर क्यों है, पाइपलाइन में जो सामान जाती है वो अगर किसी गाड़ी के द्वारा उस सामान को लेगा जाए तो उससे बहुत ही लाभदायक होता है पाइपलाइन से ले जाने में। क्यों, तो इसके द्वारा मुख्यतः पेट्रोलियम गैस वाले सामान यानी गैसलीन, ईंधन तेल, प्राकृतिक गैस और जल का भी परिवहन होता है। विश्व के अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में पाइपलाइनें कच्चे तेल को तेल क्षेत्र से तटों पर यानी समुद्र के तट के किनारे पर स्थित बंदरगाहों पर पहुंचाती है और यहां से इसे साफ करके कच्चे के रूप में विदेशों तक निर्यात कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कुछ पाइपलाइन परिवहन के विशेषता। तो पाइपलाइन स्थल तथा जल में कहीं भी बिछाई जा सकती है। ठीक है, ये बेनिफिट है। दूसरा, इनके रख रखाव का खर्च कम होता है। ठीक है, और ये प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं, क्योंकि पाइप बिछा दिया, वहाँ जा रहा है। अगर हम उसी चीज़ को गाड़ी में अगर ले जाएंगे तो जो गाड़ियाँ होती है, वाहन होती है, वो क्या करती है, बहुत विषैले गैस छोड़ते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। लेकिन पाइप में वैसा कोई भी नहीं होता है। ये तरल पदार्थ विशेषकर तेल तथा गैस के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, आपको सटीक नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है, कहने का मतलब है सूचना पहुंचाने वाला जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उसी को बोला गया है सूचना प्रौद्योगिकी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी कई प्रकार की प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है, जिसमें सच में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, मशीन व सॉफ्टवेयर या दूर संचार, प्रसारण और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। 20वीं शताब्दी के बाद 2 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रौद्योगिकी में नए आविष्कार हुए, यानी सूचना सेक्टर में यानी सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत सारे नए आविष्कार हुए। प्रत्यक्ष उत्पादन यानी सेवाओं के उत्पादन में ज्ञान, सूचना व संचार का भी बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं।
वे बौद्धिक व्यवसाय जिनका दायित्व सोचना है और शोध और विकास के लिए नए विचार देना है चतुर्थ क्रियाकलाप है। कहने का मतलब है जो चतुर्थ क्रियाकलाप में जो चीज़ आता है, ठीक है, उसके बारे में सोच विचार करना, आगे के बारे में शोध करना, ठीक है, रिसर्च करना, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये बहुत ही दायित्व होता है इसका, किसका, सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है, क्योंकि उसमें साइंटिस्ट लोग लगे रहते हैं। अगर वे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे सोच पाएंगे। आगे देखिए, इनमें शिक्षा, सूचना, शोध, अनुसंधान और विकास जैसे क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इनमें विश्व में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अब इसके कारण क्या है वो ध्यान से देखिएगा। पहला कि चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे लोगों के वेतनमान ऊंचे हैं, यानी जो चौथे क्रियाकलाप में लोग लगे हैं उसका जो वेतन है वो बहुत ही ज़्यादा है, हाई है, इसलिए ये अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रगतिशील होते हैं। मतलब इनके जो पद होते हैं यहाँ पर, जो चतुर्थ क्रियाकलाप में जो उन्हें पद मिलता है काम करने के लिए, उसका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है उस पद का, ठीक है, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। आगे यहाँ पर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के कारण अधिक बढ़ गया है, ठीक है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है ये कंप्यूटर के कारण क्या हुआ है, अधिक बढ़ गया है। तो कहने का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अगर आपको सचना है तो आईटी सेक्टर समझिए, ठीक है, क्या है, आईटी सेक्टर, बस यही है सिंपल भाषा में इसका आंसर। आगे देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये 2015 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में कृषि के नवीनतम विकास का वर्णन करें। कृषि का जो नवीनतम विकास है, यानी हाल फिलहाल में जो कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले किसान कैसे खेती करते थे। कई लोग, अगर बड़े सेक्टर में अगर खेती हो रहा है, बड़े क्षेत्र में खेती हो रहा है, तो कई लोग क्या करते थे, हल लेकर उसको जोतने में कई दिन लगा देते थे, लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ उसको जोतने में लगा देते थे। और फिर उसमें कई लोग उसमें बुनाई करते थे, कई लोग उसमें खुदाई करते थे। तो सोचिए कितना टाइम लगता था पहले के ज़माने में, प्राचीनतम के टाइम। लेकिन नवीनतम के टाइम यानी आज के टाइम में बहुत सारा विकास हुआ, जो हम लोग यहाँ पर आंसर में देखेंगे। भारत में कृषि नवीनतम विकास की ओर अग्रसर है, यानी भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत अभी विकास हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। इस पद्धति में जोतों का आकार मध्यम किया जा रहा है, मतलब जो जोतने का आकार है उसे एकदम मध्यम किया जा रहा है। नवीनतम विकास की पद्धति अपनाने से आज के टाइम में जो पद्धति है उसको जब अपना रहे हैं, इससे कृषक क्या हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, और वे अब अधिक निवेश करने में भी सामर्थ है। रासायनिक उर्वरक यानी जो रासायनिक खाद है और मशीनरी, जो मशीन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने बताया कि पहले के टाइम में लोग हल चलाकर जोतते थे, लेकिन अभी वही 8 दिन का काम 1 दिन में हो जाता है मशीनों से, और ट्यूबवेल तथा आधुनिक यंत्रों का भी अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत, हरित क्रांति क्या था, जिसमें एक ऐसा रासायनिक उर्वरक या फिर खाद का निर्माण किया गया था जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके, ठीक है। तो हरित क्रांति के अंतर्गत पंजाब तथा हरियाणा में अधिक गेहूं उपजाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सा आंसर बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। चावल के क्षेत्र में विशेष वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम है। तो ये वृद्धि कैसे हुई, हरित क्रांति के कारण, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, दिया क्या हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ, इन राज्यों में उच्च उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल से भी अधिक वृद्धि हुई है, इन्हें चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2015-2020 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना क्यों जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं और इसी प्रकार आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं और इसी प्रकार आपको पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है वो छितर पितर दिया हुआ है, इधर उधर पॉइंट वाइज दिया हुआ है आंसर, लेकिन आपको क्या करना है, सीधा लिखना है एक लाइन में। तो चलिए यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा जाना जाता है क्योंकि पहला पॉइंट है, सड़कों का निर्माण करना आसान है, जबकि रेल परिवहन को निर्माण करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही खर्च होती है उसमें। दूसरा क्या पॉइंट है आपका, ये बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में इसको बनाया जा सकता है। सड़कों के निर्माण पर कम खर्च पड़ता है। सड़क द्वारा किसी भी वस्तु को उत्पादक के दरवाजे से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई सामान कोई आदमी निर्माण किया है और उसको बेचना है किसी भी आदमी के पास, तो उस सामान को उस आदमी से दूसरे आदमी के पास, उसके घर के दरवाजे के पास, ये सड़क परिवहन से ही ले जाया जा सकता है। ये नहीं कि उसके घर में ट्रेन चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट
कि आपका सड़क यातायात में सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। आगे यहाँ पर देखिए, कम दूरी के लिए यह विशेष रूप से सुविधाजनक है। शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को भी ले जाने के लिए यह सुविधाजनक है। मतलब अगर तुरंत खराब होने वाली सामान है तो उसे तुरंत दूसरी जगह ले जाने के लिए भी सड़क परिवहन से अच्छा कोई परिवहन नहीं है। आगे देखिए, सड़कों का रख रखाव भी आसान है और सड़क यातायात पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, यानी सड़क जो यातायात है, सड़क परिवहन है, वो पहाड़ों में भी रास्ता अगर बना हुआ है सड़क तो वहाँ पर चढ़ जाएंगे, लेकिन ट्रेन नहीं जा सकती है, रेल यातायात नहीं जा सकता है, रेल मार्ग नहीं पॉसिबल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सड़क परिवहन रेल परिवहन से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमको पता है तकरीबन 100 स्टूडेंट में से 20 ही स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं। तो चिंता मत कीजिए, आप अगर कंप्लीट देखते हो वीडियो, 100% आपका रिजल्ट सुधरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर नए व्यूअर अगर आप देखें पूरा वीडियो, इसका मतलब आपको वीडियो में समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में।